पकड़ के चलो कि ये भले आपके करेक्ट हो ना, वहां से आप लूज कर सकते हो, 120 बन जाए, 119 बन जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि यूपीएससी उसका आंसर अपने तरीके से दे देता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि ये कैंसिल कर देता है यूपीएससी। तो उस वजह से स्कोर क्या होता है कि कम हो जाता है, क्योंकि मेरा 2016 में ऐसा ही हुआ था कि 118 मार्क्स बन रहे थे मेरे खुद के, और मुझे लग रहा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। मैं वो कैलकुलेशन लगाने लगा कि पेपर 2 में मैं 75 80, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे 190 195 तक, फिर इंटरव्यू में इतने ले लेंगे, फिर सीआरपीएफ ले लेंगे, ऐसे कैलकुलेशंस लगाने लगा था। जैसे रिजल्ट आया, नाम नहीं आया, आपका नंबर नहीं आया, और एक साल बाद मार्क्स पता चलते, मार्क्स आए तो देखा कि 109 मार्क्स थे और मेरिट 113 का था। तो वैसा है कि 7 8 9 नंबर का मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। अभी आंसर की भी देखोगे, हमारी भी आंसर की है, उसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें भी सर्टन नहीं है। उसके जो 48 नंबर का क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर पे, तो उस पे भी हमने 2 ऑप्शन तो पूरे तरीके से क्लियर थे, पर 2 ऑप्शन हमें क्लियर नहीं थे, उसमें डाउट था, तो एक ऑप्शन हमने दे दिया। तो वैसा ही होता है, आंसर की में भी नहीं होता, और कभी कभी हम हो जाता है कि मार्क्स पकड़ लेते साइकोलॉजी हमारे, हमें खुश होने के लिए, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल हो गए मतलब कि छोड़ देना है, ऐसा नहीं होता। मेरा भी तो 3rd अटेम्प्ट में हुआ था, 2nd अटेम्प्ट में मैं मेरिट आउट हो गया था उसके बाद। और उस टाइम तो देखो कि क्या हुआ था कि हमारा रिजल्ट आया था 29 जून 2018 को, और लगभग 1 साल पहले एग्जाम दिया था मैंने 23 जुलाई 2017 में। तो तब से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे 150 मार्क्स से पेपर 1 में तो मैं इजीली रैंक ले लूंगा 2017 में। तो पढ़ाई कुछ की नहीं, टेलीग्राम पे टाइम पास करते थे, और इंटरव्यू का देखते थे, डेट्स कब आएंगे, इंटरव्यू के डेट्स कब आएंगे, वो भी हो गया। फिर जैसे रिजल्ट आया उसके बाद 29 जून को रिजल्ट आया था, और जो मेरी एग्जाम थी 2018 की, मुझे याद आता है 12 अगस्त को थी, तो वहां से लगभग मेरे पास 35 ही दिन थे। तो तब मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया था, क्योंकि अचानक से इतना रिवाइज करना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और ना ही मैं कनेक्शन में था पढ़ाई के, वो इंटरव्यू के जोन में थे हम कि बस एनालिटिकल पार्ट्स देख लो या न्यूज़पेपर पढ़ लो, उस पे काम चल जाता था। तो प्रेशर तो काफी आया था। और रवि रवि भी था उस टाइम रिजल्ट में, तो रवि सर जो है, तो सुबह हमारी बात हो गई थी, रात को रिजल्ट आया था और 5 बजे बात हुई। तो उनके तो अटेम्प्ट खत्म हो गए थे और ऑलरेडी कहीं और सिलेक्ट भी हो चुके थे, तो मेरा बाकी था अटेम्प्ट, मेरे चार अटेम्प्ट बाकी थे। तो मैंने कहा मैं तो अभी शुरू करूंगा, और मैं 4 बजे उठ गया था, और 5 बजे मैं सीधा बुक्स लेके लाइब्रेरी चला गया। तो मतलब रात को खाना भी नहीं खाया था, वैसे ही सो गया था, और वैसे ही घर वालों को किसी ऐसे मतलब किस आवाज में मैंने बात की थी मुझे पता नहीं, घर वालों को मैंने बोला कि नहीं हुआ, तो वो भी मतलब पता ही है, घर वाले इमोशनल हो जाते हैं। और मेरा ये है कि मैं तुरंत बता देता हूँ, जो कि कुछ बातें छुपानी होती है, बट मैंने तुरंत शुरू कर दिया था 5 बजे, और दिन के 14 आवर्स 15 आवर्स टेबल पे मतलब बैठा ही रहता था, वहीं पे सो जाओ। मैंने कहा एनी हाउ मुझे इतने रिवाइज करने हैं, इतने क्वेश्चंस मैंने सेट किए थे कि डेली के मैं 300 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्विज सॉल्व करूंगा, और वो मैंने किया था, लगभग 90% मैंने अचीव किया था। इवन जब टॉयलेट जो था वेस्टर्न था, उसमें बैठ के भी मैं क्विज सॉल्व कर लेता था। तो वही टाइम नहीं था, तो आपको ऐसा करना पड़ता है, फैक्ट्स कहीं ना कहीं चिपकाने पड़ते हैं। जहाँ चाय पी रहे होते वहां पे क्विज सॉल्व कर लो, वहां पे डिस्कस कर लो, क्योंकि रूम में भी सीए पे कॉल आई था, तो हम वैसे पढ़ाई कर लेते थे। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारना है। देखो अभी अटेम्प्ट है तो मतलब तुम आगे हो, अभी उन लोगों का सोचो जिनका अटेम्प्ट नहीं बचा होगा। सर अभी 2 अटेम्प्ट तो बचे हैं, तो जान लगा दूं सर बस। जान, मैं यही बोलता हूँ ना, आपके पास 24 आवर्स है, तो आप पढ़ाई करो यार, मतलब 14 घंटे करो 15 घंटे करो, जितना टाइम दे सकते हो करो। अभी मैं भी 3 या 4 दिन से ठीक से सोया भी नहीं हूँ, रात को 2 बजे जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ 6 बजे, फिर 9-10 बजे निकल जाता हूँ, तो शेड्यूल भी नहीं है वैसा, नींद भी 3 या 4 घंटे हो रही है, फिर भी फ्रेश ही हूँ, कर रहा हूँ काम। तो वो है, अपनी लिमिट पता नहीं होती, अपनी कैपेसिटी आपको पता चलेगी जब ट्रेनिंग में आओगे आप यहाँ पे, तो वो आपसे 15 घंटे कैसे काम करवाते हैं, और फिर भी आप कैसे 4 बजे उठ जाओगे यहाँ पे, वो आपको पता चलेगा तब।
तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने पुश करो, अपने आप को पुश करो। यहाँ पे लग रहा है ना कि वीक हो गया हूँ मेंटली, वहां पे पुश करो कि मैं और आधा घंटा करूंगा, क्योंकि विल पावर ही सबसे बड़ी बात होती है। खाना सर एक मत बार खाओ। स्वेटी पाम के बारे में बता दीजिए, स्वेटी पाम से रिलेटेड मेडिकल इश्यू। कौन सा? स्वेटी स्वीट पाम। पाम। हाँ जी सर। हाँ वो यार अलाउड तो नहीं होता है वैसे। देखो अगर बहुत अभी एक बात है कि हमें नॉर्मल वाला भी आ जाता है स्वेट, ठीक है, स्वेट नॉर्मल वाला भी आ जाता है, तो उससे डरना नहीं है, होते हैं वो। और पर स्वेट पाम्स अगर वो एक बीमारी है, चेक कर लो आप डॉक्टर के पास जाके। अगर उस पे कुछ मेडिकेशंस भी आते हैं, कुछ पाउडर भी लगाते हैं लोग, डॉक्टर से लेके आते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। वो ज्यादा तो करके आप कुछ क्या सर? एसएसबी में होता है वो ज्यादा तो करके, ठीक है। अपने यहाँ इतना स्ट्रिक्ट चेक नहीं होता है, बट अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है उसमें और है ही वो इश्यू और दिखाई देगा तुरंत, तो डॉक्टर जरूर रिमार्क देगा, आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड की तरफ भेज देगा। तो डॉक्टर के पास से चेक कर लो पहले, ठीक है। हेलो सर। थैंक यू। हाँ बोलो। हेलो सर। सर मैं पूछ रहा था सर, एक आपकी मिनट। वर्क प्रोफाइल कैसी है सर? मतलब क्या काम करना होता है आपको? यार काम तो अभी यही है कि डॉक्यूमेंटेशन का होता है, अभी ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा मैं इसमें, बट यही है कि दिन भर के मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करो, यहाँ से लोग छुट्टियां सैंक्शन करो, लोगों को मैनेज करो कि इधर 12 आदमी मांगे वहां पे भेज दो, वहां पे 4 आदमी मांगे वहां पे भेज दो, काम पे लगा दो, मेस का देख लो, बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई ऑफिसर्स आते हैं, हायर ऑफिसर्स, उनको रिसीव करो, और उनको आपको ब्रीफ भी करना पड़ता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और डेली के काम तो हर एक की प्रोफाइल अलग होती है पोस्टिंग के हिसाब से, और क्योंकि बॉर्डर पे होगे तो अलग ही होगी, बीओपी पे रहोगे तो मतलब आपको बीओपी पे बिल्कुल 6 महीने तक भी आप मतलब कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, बस एसआरपी एलआरपी कर लो, एक एसआरपी होती है मंथली, तो वो कर लो, और बाकी आप पढ़ भी सकते हो वहां पे बीओपी पे, वहां पे टाइम ही टाइम होता है आपके पास। जैसे ही बीएचपी में हेलो सर, सर आप सर पेपर 2 का सर एक बार आप बता सकते हैं सर, पेपर 2 के लिए कैसे अप्रोच करें? मतलब इस बार दिया था सर 135 स्कोर था, बट तब भी नहीं हुआ सर इस बार। और पेपर 2 भी पूरा 10 था, बट पता नहीं क्या, मुझे लगता है सर बस 5 मार्क्स का छूट गया था, लेकिन सर समझ नहीं आया, मुझे लगता है शायद पेपर 2 में कहीं लैग है, तो अगर आप पेपर 2 का बता दें तो कुछ। 130 जो बोल रहे हो ना, वो कभी 135 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, तो उसको सर्टेन मत मान दो। 5 मार्क्स कभी भी कम मान के चलो, क्योंकि नहीं तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर 2 के लिए। मान क्या पता कि तुमने 80 मार्क्स वहां पे स्कोर कर लिए हो, क्योंकि मैंने ऐसे भी बंदे देखे हमारे पास वाले ही, तो बता रहे थे 135 मार्क्स है 2020 में, और उनके मार्क्स आए 107। जब तो कैसे कैलकुलेट करते वो पता नहीं। इस बार तो हमने आंसर की दी थी, तो लगभग 99% एक्यूरेट ही होगा, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो देखो पेपर 2 के लिए वो बता देता हूं मैं कि अभी क्या है कि लगभग 10 महीने बाकी है, तो उसमें क्या करो कि 90-10 का रेशियो रखो, पेपर 1 टू पेपर 2, 10% टाइम देना है। देखो पेपर 2 ऐसा नहीं कि बहुत टाइम दे देना है आपको, बात यह कि हम बहुत के देते ही नहीं है टाइम, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो 10% टाइम देना है, वीकली 2 या 3 ऐसे प्रैक्टिस करो, 2 या 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए, उसको एनालाइज करो, गूगल पे जाओ, उसके पॉइंट्स देखो, फिर क्योंकि आप लिखोगे ना टाइम लगा के, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स है उसमें, ठीक है। और एक है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है पिछले 5 या 6 साल के, उसको सॉल्व कर डालो, एसेस को, आर्गुमेंट राइटिंग को, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और वो टॉपिक जो है वो टॉपिक भी काफी अच्छे है, मल्टी डायमेंशनल है, और काफी सारे जो काफी सारे फैक्टर जो है वो कवर हो जाएंगे आपके पास। माइक या माइक ऑफ करो। तो 2 ये हो गया, एक हो गया कि वीकली 2 या 3 ऐसे आप सॉल्व करो, और दूसरा ये होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो सॉल्व करो, और तीसरा ये बताता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से, सोर्सेस कहाँ से पढ़ने। पेपर 2 के लिए एक तो हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करो, ज्यादा आप देखोगे, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि पेपर 2 इज नॉट दैट बिग डील, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं काफी इजी आते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, तो उसको आपको ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए,
ठीक है, काफी मिनिमम पॉइंट्स होंगे तो भी आप लिख सकते हो। बस राइटिंग इंप्रूव करो, आंसर राइटिंग का जो तरीका है, जो स्किल्स है, उसको इंप्रूव करो। इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, मेन बॉडी कैसे डालनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, वो सब पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो द हिंदू फॉलो करो, द योजना होती है उसको फॉलो करो, कुछ पॉइंट्स बना लो, जो रिपोर्ट्स आते हैं बहुत सारे उसमें से फैक्ट्स निकाल लो, इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें से फैक्ट्स निकाल लो, और राइटिंग करो। बस इतना ही करो, ज्यादा मैगजीन्स फॉलो मत करते रहो कि विजन भी फॉलो करूंगा, इनसाइड भी फॉलो करूंगा, और भी कोई आईएएस की, क्योंकि आईएएस के 100 कोचिंग्स होंगी टॉप में, ठीक है, और उनकी मैगजीन्स आती होगी, तो सारी पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो। आपको तो हिंदू न्यूज़पेपर आप ठीक से फॉलो कर रहे हो, योजना फॉलो कर रहे हो, और तो दैट्स इट मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि हमें पता है हमने कितनी प्रैक्टिस की थी। हमने न्यूज़पेपर भी ठीक से फॉलो नहीं करते थे, बट आप न्यूज़पेपर ठीक से फॉलो करो, क्योंकि आपको टारगेट एटलीस्ट 95 प्लस या 100 प्लस ही रखना है, ठीक है। तो यही है, इस पे ज्यादा डाउट्स मत रखो। मैं बता रहा हूँ कि आप राइटिंग करो, राइटिंग जितनी ज्यादा करोगे आपका इंप्रूव होता जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते करते मुझे लगता है आपको 2 या 3 महीने हो जाएंगे। उसके साथ ही वीकली 2 या 3 करंट के टॉपिक्स वो है वो सॉल्व किया करो, उससे हो जाएगा। ज्यादा क्या है उसमें, हैंड रेज कर सकते हो आप। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर बस मुझे ये जानना था सर कि जैसे ग्रामर है उसमें सर ग्रामर पोर्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि उसको मैं कंप्लीट करूं? ग्रामर के लिए हाँ जी। ग्रामर के लिए नीतू सिंह के नोट्स आते हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे बताए थे फ्रेंड्स ने, क्योंकि ग्रामर ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है उसमें, ठीक है। जो क्वेश्चन 6 का बी जो पार्ट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है कभी कभी, बाकी तो ए वाला पार्ट जो है वो काफी सर्टन है। उसमें वही है, चेंज द वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही चीज, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो है 15-20 जो टाइप्स है वो तो करके रखो। रूल्स, ग्रामर के रूल्स सभी जगह पे सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते, ठीक है। उसको अब क्या बात क्या होती है कि हम करते ही नहीं है उसको, ठीक है, हम उसको करते ही नहीं है, इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। अगर आप अभी से करोगे ना उसको इतना, क्योंकि आप सीनियर वाले को ग्रामर दे दोगे तो वो 25 में से 25 लेके आ जाएगा, इतना इजी होता है। तो आप अभी से टाइम दो उसको, रूल्स पढ़ो। नीतू सिंह की बुक पीडीएफ भी मिल जाती है टेलीग्राम पे, आप ले सकते हो, ठीक है, फ्री में होती है, वो फॉलो करो। सर पेपर 2 के लिए आप बैच कब चालू कर रहे हो? पेपर 2 के लिए चालू हो चुका है, उसको पराक्रम में 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अभी हम लेक्चर भी तैयार कर रहे हैं। ओनली फॉर पेपर 2 सर? ओनली पेपर 2 के लिए वो जनवरी में वैसे शुरू करते हैं हम ओनली, पर हम सोच रहे हैं कि अक्टूबर में हम कुछ लाए वैसा प्लान मैनेज कर पाए। Is it a kind of guided answer writing or गाइडेड आंसर राइटिंग मतलब वही ना, फीडबैक मिलेगा यार, पूरा फीडबैक मिलेगा, एक आंसर चेक। I'm asking, I mean you will try to I mean you will guide us for writing how to approach the answers like that? Yes, there will be videos on concept building, how to make an introduction. हेलो सर। हो सके तो one second let me clear his doubt. तो उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के वीडियोस आएंगे, तो काफी सारे 20 या 25, उसमें we will clear all your doubts, how to make a structure, how to make an introduction, do's, don'ts, formatting, whether to use sources or not, where to use quotes, so many sections will be there. तो इसका टेंशन मत लो, हम पेपर 2 का हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और पेपर चेक, हेलो सर, पिछले साल की टीम में बता देता हूँ कि उसमें हमारे कोर जो टीम की 6 लोग थे, और बाद में हमें बढ़ाने पड़े थे कुछ असिस्टेंट कमांडेंट्स को, 14 तक लेके जाना पड़ा, क्योंकि लास्ट में लोगों ने इतने कॉपी सबमिट कर दे एक साथ ही 20 जुलाई के बाद, तो हमें इंपोर्ट भी करने पड़े थे कुछ असिस्टेंट कमांडेंट्स। तो हमारी टीम में एक लकी था जिसके 119 मार्क्स थे, हनीक है, ये रैंकर से इसके 114 मार्क्स थे, एक विघ्नेश था उसके 115 मार्क्स थे, अमित था उसके 105 मार्क्स थे। तो और टीम में काफी अच्छे स्किल बंदे थे, उनको हमने ट्रेन भी किया था अच्छे से। इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं कि क्योंकि इवैल्यूएटर नहीं होता हर कोई, अब हमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो हम कर पा रहे थे,
तो उनको हमने ट्रेन किया और उन्होंने अच्छा खासा उसका रिजल्ट भी दिया, काफी पसंद भी आया लोगों को। हेलो सर। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ सर टीथ मेरा मेडिकल है सर, ट्रेनिंग टेस्ट तो क्लियर हो गया सर। सर तो दांतों में कैविटी है सर, तो ये कैविटी चलेगा सर? दो जाड़े खराब है सर। इशू आएगा अगर डॉक्टर इग्नोर कर देता है। हाँ जी सर। तो डॉक्टर अगर क्या होगा, सीएपीएफ में क्या होता है कि कभी कभार डॉक्टर बहुत ही लिनेंटली ले लेता है तो इग्नोर हो जाता है, बट मेरे हिसाब से मेडिकल पॉइंट है। बट मेडिकल के लिए हम फिर भी एक डिटेल सेशन लाएंगे डॉक्टर्स को कंसल्ट करके अभी 10 या 15 दिन में, तो उसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे ये पॉइंट्स। सर अगर हो सके तो मैं इम्प्लांट करा लूं सर? मैं पूछता हूँ ना, टेलीग्राम पे मैसेज करो, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं आपको ठीक बता नहीं सकता कुछ ऐसे एडवाइस। तो मैं आपको एक ठीक से पूछ के बताऊंगा कंफर्म कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हमारे इसमें भी 3-4 डॉक्टर्स है तो उनको पूछ लूंगा मैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर अभी टी के बारे में पूछा है तो मेरा भी क्वेश्चन है। मुझे कैप लगा है, मतलब कैविटी थी और वो बचपन में चॉकलेट से पूरे सड़ गए थे मेरे दांत। सो उसका अभी कैविटी बढ़ गया था, तो मैं अभी 2 साल पहले ऐसे तीन दांतों का मेरा रूट कैनल होके कैप बैठा हुआ है, तो वो चल जाएगा सर? पूछा पड़ेगा मेरे को, पूरा डिटेल में इशू है, टेलीग्राम पे भेजो। ओके सर। तो हाँ, उसका कंसल्ट करता होता है सर। मेडिकल के लिए क्या पढ़ना चाहिए? हेलो सर। हेलो, बोलो शूट गोविंद सर। हाँ Sir, I have actually qualified this year written exam, and I have a doubt whether it is myth or not. Please clarify me. There is a wrong impression on students who are actually from civil service or those who pick CASF as the first option. Because is it a myth that the interview marks actually low due to these options? I'm not able to listen you clearly. Please speak loudly, little. Yeah, okay. Sir, actually students who are actually from civil service are those who actually pick CASF as the first option. I heard somewhere that there is a negative impression on these students. Got it. So that is not the case. Okay. So every force is equal for them, and they will assume that each and every candidate, they will respect your priorities. So don't keep that doubts in your mind, because even we had that type of doubts, but those were cleared by UPSC when we gave a PT 2 times. Okay, so it is absolutely wrong whatever whoever guiding you or whatever your thoughts or where you read that. So it is absolutely wrong, and I will separately make a video for your interviews or PET. So I will clear these doubts there. Okay. Academics का कोई Sir, I have one doubt. हाँ. Hello. Shoot. Sir, actually, I am doing a laser tattoo. Sir, I cleared this written examination this year. But sir, Speak loudly. Sir, I have a small tattoo in my right hand, which is a religious tattoo. Okay. So I think it is allowed, but it's we have to look into dimensions. Oh, okay. Send me its photo on Telegram. Sir, it is on right hand, but I have read on notification that they allow in left hand only. So that I have to check it. Okay, right, because it is very complex, right hand, left hand. So I am having those rules because I am preparing a separate session for that. So I'm making that PDF. So I will explain it in detail in PET and medical session. Okay, it will be after 4 to 5 days. हाँ, नेक्स्ट शूट करो. ठीक है सर, मेडिकल में -4.25 का स्पेक्टिकल है, तो वो चल जाएगा? 4.25 का नहीं चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट करेंगे.
अगर उनके यहाँ पे उतना आता है तो। हाँ, मैक्सिमम कितना है सर लिमिट? 4 प्लस और माइनस 4। थैंक यू सर। ठीक से चेक कर लो फिर से, कई बार ज्यादा भी निकाल दे कुछ आए चेक करने वाले। हाँ सर इस बार सर जो रिटर्न आया था सर काफी चेंज था सर पैटर्न, तो सर कुछ अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए, जैसे कुछ नई चीज ऐड हुई है, जैसे करंट अफेयर्स काफी आए थे इस बार, और हिस्ट्री जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जैसे महिष्मती क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस काफी थे जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। तो उस चीज के लिए क्या कुछ सर? एंशिएंट का पार्ट ऐसा है ना कि अभी ये सीएससी टाइप का हो गया है। सीएससी में भी देख लो आप, हर साल एंशिएंट के डिफिकल्टी होते हैं, आप कितना भी पढ़ के जाओ वो डिफिकल्टी हो जाता है वहां पे, है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल है, आपने जो सोर्सेस है उसको पढ़ो, जो चीजें इजी है ना, जहाँ पे अपने मार्क्स गए, जो आपके कोर एरिया में से थे, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी के थे, या मान लो करंट अफेयर्स आपके हाथ में था, कर सकते थे, ठीक है, या मान लो कि मैथ्स और रीजनिंग थी, इन एरियाज को भी स्ट्रॉन्ग करके रखो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो वैसा ही सब्जेक्ट है कि यूपीएससी हर बार सीएससी में वैसे ही डालते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा उस पर, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सोर्सेस कौन से यूज करती है यूपीएससी वो भी नहीं हमें पता। तो जो इजी वाले सब्जेक्ट्स है ना, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें एक भी क्वेश्चन मत गवा, जितने ज्यादा आप सही कर सकते हो उतना करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, उसको भी पढ़ो, बट डिपेंड मत रहो, क्योंकि ऐसा होगा कि क्या पता कि नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि पॉलिटी इतना डिफिकल्ट आ जाए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आया था, तो एक सब्जेक्ट आपके हाथ में से निकल जाता है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स आपके ठीक से हो जाए। तो एक सब्जेक्ट पे ऐसे डिपेंड मत रहो, ऐसा मान के चलो कि मेरा एक सब्जेक्ट खराब भी हो सकता है, तब भी मैं स्कोर 140 प्लस 145 प्लस ले जाऊंगा। तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग काफी अच्छी करके रखो, क्योंकि वो हाथ के मार्क्स होते हैं। देखो 15 आउट ऑफ 20 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने लायक ही होते हैं, कोई आर्ट्स का हो या साइंस का, वो 10 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेगा। आप इसको बढ़ाओ 17-18 तक ले जाओ, एक या दो क्वेश्चन छोड़ दो यूपीएससी के लिए कि मान के चलो कि वो डिफिकल्टी हो गई। वैसे एनवायरनमेंट का कर लो, इकोनॉमी का कर लो, मॉडर्न इंडिया का कर लो, उसके बाद ज्योग्राफी का कर लो, मैपिंग का कर लो। इनमें से क्वेश्चन इनके जो मार्क्स है वो नहीं जाने चाहिए, स्पेशली मैपिंग के हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए। करंट अफेयर्स को जिन्होंने मुझे बोल के रखा था कि उसको 1 साल का करके जाओ और स्कीम्स लास्ट 2 या 3 साल की कर जाओ, फिर भी डिफिकल्टी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था स्कीम्स के ऊपर काफी डिफिकल्ट लग रहा था, कि पढ़ा भी होता तो भी इतना डिटेल में पढ़ा नहीं होता और कंफ्यूज हो जाते। तो यही है, एक सब्जेक्ट पे डिपेंड मत रहो, सारे सब्जेक्ट्स को टच करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऐसा मत रखो कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरा पॉलिटी वीक है, ठीक है। अलग स्ट्रेटेजी करने की जरूरत नहीं है, उसी बुक्स को अच्छे से पढ़ो, सिलेक्टिव मत पढ़ो। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो सिलेक्टिव मत पढ़ो, वो एक नोट्स ही है, लक्ष्मीकांत भी एक नोट्स ही है, तो उसको हर एक लाइन को पढ़ो, उसमें से नोट्स मत बनाओ, उसी को ऐसे समझो कि ये नोट्स ही है हमारे, ठीक है। हेलो सर। सर जैसे मेडिकल से पहले प्री मेडिकल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं सर, कहीं से कोई सोर्स है? करवा लो, अगर मेजर इश्यू हो तो ही करवाओ, बाकी तो क्या ही कराना। अगर बोन्स का कुछ हो, मैंने भी कराया था, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो तो होता है फियर होता है, दिमाग में फियर होता है, तो मैंने भी करवा लिया था लगभग 5-6 डॉक्टर से। अच्छा, तो काफी पैसे भी बर्बाद किए थे, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है मेडिकल, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई मेजर इशू हो, ठीक है। ओके तो सर एक डाउट हो रहा है, जैसे फैमिली ट्रेनिंग के बाद ऐसे ड्यूटी के दौरान साथ रख सकते हैं नहीं? वो यार फर्स्ट 3 या 4 इयर्स तक तो मुश्किल ही है, पोस्टिंग पे डिपेंड रहता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 या 3 इयर्स तक कोर्सेस ही चलते हैं और आप काफी मूविंग रहते हो, फैमिली रखना इतना इजी नहीं होता है। रख तो सकते हैं बट सीओ की परमिशन चाहिए। अगर मान लो सीआरपीएफ मिल गई और नक्सल एरिया में गए तो वहां पे फैमिली नहीं रख पाता। मान लो कि मैं बॉर्डर कहीं हिमाचल में बॉर्डर पे निकल गया, बॉर्डर पोस्ट पे, वहां पे नहीं रख पाऊंगा, लेह में नहीं रख पाऊंगा। बाकी अगर पोस्टिंग दिल्ली के आसपास आ गई, यूपी में आ गई, झारखंड में आ गई, है ना, ऐसे स्टेट्स में आ गई जहाँ पे पीस पोस्टिंग है, वहां पे फैमिली रख सकते हैं, बट वो मुश्किल से ही मिलती है नए एसी को। तो मान के चलो पहले 4 या 5 साल तो बिल्कुल फैमिली नहीं रख पाओगे, 2-3 महीने के लिए ले जा सकते हो किसी पोस्ट पे, सॉरी किसी बटालियन में, बट नॉट ऑल द टाइम।
हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ था इस साल, तो मैथ्स रीजनिंग में सर क्या क्वेश्चंस के टाइप चेंज हो जाएंगे क्या, या फिर मतलब फॉलो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे ही रहेंगे? नहीं, आपको ऑलवेज थोड़ा सा फैक्टर रखना है कि कुछ चेंज हो सकता है, तो वैसे मेंटली प्रिपेयर रहना है। मैथ के लिए मुझे तो इतना कुछ लगता नहीं, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको इजी लगेगा। अभी उसमें पैटर्न चेंज होने का नहीं। हाँ सॉरी से इंटरप्ट करने के लिए सर, सोर्सेज क्या होने चाहिए मैथ्स के लिए पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए? देखो पहले तो ये देख लो कि सीसैट जो आता है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो काफी सॉल्व कर लो अच्छे से। आपने सीएपेप के सॉल्व करो, उसमें से लास्ट 7 या 8 ईयर्स के जो जो टॉपिक्स पूछे गए ज्यादा, उसकी लिस्ट बना लो और उसमें से पढ़ो। मैथ का आर.एस. अग्रवाल हो गया, आर्यन का भी फास्ट ट्रैक भी आता है, उसमें भी काफी क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से उसमें से। मैथ के लिए तो काफी सोर्सेस मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कोई एक सोर्स फॉलो करो, बहुत सारे सोर्सेस है। बट ये आर.एस. अग्रवाल तो एक स्टैंडर्ड बुक ही माना जाता है मैथ्स के लिए। और एक फास्ट ट्रैक जो है उसमें ट्रिक्स काफी अच्छी दी गई है, वो भी यूज कर सकते हो। और भी मैथ्स के लिए बता देंगे हम, सोर्सेस का डाल देंगे इसमें। अगर आप मैथ्स के लिए काफी लोग पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे सोर्सेस डाल ही देते हैं सारे, ठीक है। यस। और पैटर्न चेंज होने का बोल रहे हो ना, तो वो थोड़ा फियर फैक्टर लेके चलो, तो वैसे प्रिपरेशन करो। फियर बहुत जरूरी होता है, फियर रहेगा तभी अच्छे से प्रिपेयर करोगे आप, नहीं तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हाँ सर नीलेश। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था स्कीम, मतलब 1 साल का स्कीम करके रखो और करंट अफेयर करके रखो। सो सर जनवरी टू जून दैट्स सफिशिएंट फॉर एग्जाम? हाँ ऐसा मैं नहीं बोलता करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं भी करता था ना, मैं 1 साल का करके ही जाता था और मैं खुद नोट्स निकाल के रखता था। मैंने पिछले सेशन में भी बताया कि मैं संडे को बैठता था 3 या 4 घंटे, 2-4 वेबसाइट्स पे जाता था और उसमें से चेक कर लेता था कि मेरा कोई करंट अफेयर छूट गया है या नहीं, ठीक है। और लास्ट में फिर और आ ही जाते हैं, लास्ट में फिर फैक्ट्स निकाल लो अलग से। 1 साल का तो करो यार एटलीस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओके सर आपने प्रिपरेशन सर हॉलिस्टिकली सीएपीएफ के लिए, डिफेंस के लिए करी थी, या आपका कुछ ऐसा था कि मतलब थोड़ा अपने बारे में बताएंगे सर, और कहाँ पर रह के सर आपने प्रिपरेशन करी थी ऐसे, मतलब मेरा यार थोड़ा। देखो स्टार्ट जो किया था ना मैंने 19 ईयर में मैंने किया था, तो सीडीएस के लिए किया था, क्योंकि मुझे तब सीए पे पता ही नहीं था। तो 19 ईयर के बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दिए सीडीएस के, 3 अटेम्प्ट दिए, मैंने क्लियर भी कर लिया था। और जैसे 21 हुआ और एसएसबी की कोचिंग के लिए आया था मैं दिल्ली। कोचिंग तो मैंने की नहीं पूरी, मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट कमांडेंट मिले, और जो संकल्प मिश्रा, वो मेरे गुरु, आज भी गुरु मानता हूँ मैं उनको। तो वो असिस्टेंट कमांडेंट बने हुए थे, तब सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे, क्योंकि वहां पे रहते थे वो, मेरा फ्रेंड उनके यहाँ कोचिंग के लिए जाता था जहाँ वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने बुला लिया, क्योंकि मैं गाँव का ही लड़का था तब। तो उन्होंने मुझे पूछा, देखा मेरी तरफ, तो बोला कि तुझे सीए पे पता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने सीए पे के बारे में बताया, फिर बोला एक ऐसे लिख के लाओ। बस उन्होंने बोला कि रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ऐसे एक टॉपिक दिया और उस पर मैंने ऐसे लिख के दिया। और मैं लिखने के लिए लगभग 1 या 1.5 घंटा ले लिया था। तो उसको लिख के दिया और उनको काफी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे लगभग उनकी क्लास में भी दिखाई थी वो कॉपी, 13 मार्क्स दिए थे ऐसे को, क्योंकि मैंने लिखा ही तो 1.5 घंटे में था। तो और गूगल से सर्च कर करके पॉइंट्स वगैरह डाले थे। तो बोला लिखते अच्छे हो, भले ही तुमने लिखा हो, मैंने पहली बार लिखा था। उन्होंने बोला सीएपीएफ दे सकते हो। एसएसबी के बारे में फिर उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने 11 बार एसएसबी दी थी, 1 बार वो सिलेक्ट भी हुए थे, फिर ट्रेनिंग में से मेडिकल आउट हो गए, फिर भी उसके बाद 10 बार एसएसबी दी, फिर भी नहीं सिलेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे बता दिया था उसके बारे में कि एसएसबी की प्रोसीजर ऐसी होती है। तो उन्हें वहीं से मैंने शिफ्ट कर दिया, 21 ईयर्स का था तभी, सीएपीएफ के ऊपर, ठीक है। तो सीएपीएफ पे मैंने पूरा फोकस कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरा भी कम्युनिकेशन स्किल वैसा नहीं है कि क्योंकि एक बार मैं गया था वहाँ पे एसएसबी में, वहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही थी, पहली एसएसबी थी मेरी, तो समझ में नहीं आया, सारे कोई बात ही करने लगे, 14 पीपल एक साथ ही, स्क्रीन आउट हो गया वहाँ पे, क्योंकि मैंने बात ही नहीं की वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने दो बार सीडीएस क्लियर किया, पर मैं एसएसबी को गया ही नहीं। तो मैंने सर एक चीज और पूछनी थी इसी पे, जो आप, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जो आपने बोला सर, इज इट ओके अगर आप सीडीएस को पार करके आप सीएपीएफ, सिर्फ सीएपीएफ पे फोकस करते हो सर? क्योंकि मैं भी ये चीज सोचता हूँ कि जैसा आपने बोला ना कि आपको पता होता है कि हाँ
वो मेरे लिए रिस्क मतलब वर्थ इट है कि आप सीडीएस रिटर्न क्लियर कर लो, क्योंकि मेरे भी सर 2 बार क्लियर हो चुके हैं, मैं भी एसएसबी होके आया अभी। तो वही मैं इसी डिलेमा में हूँ कि सर, क्योंकि मेरे फादर भी खुद सीएपीएफ में ही आईटीपी में ही है मेरे फादर, तो मैं भी इस चीज में फोकस होके कि तो यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता सर, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें, मतलब इज इट वर्थ इट सर, अगर आप सीएपीएफ पे फोकस कर रहे हो, सीडीएस आप छोड़ रहे हो या नहीं दे रहे हो, कि नहीं यार मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स और है तो मैं अपना सीएपीएफ पे फोकस करता हूँ, मैं काफी क्लोज हूँ इस तरीके से। देखो हाँ, ये है कि सीएपीएफ में कैसा है कि चांस तो ज्यादा है, रिटर्न भले टफ है, अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं। और सीडीएस में यही है कि अनसर्टन होता है सब कुछ। ये तो पर्सनल चॉइस है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत दो, देते रहो चांसेस, कभी अपॉर्चुनिटी को कभी होना नहीं चाहिए। बट हाँ, सीएपीएफ पे ज्यादा फोकस करोगे तो सर्टन रहोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे क्लियर करने के लिए, क्योंकि रिटर्न पे है, रिटर्न की आप तैयारी कर सकते हो। एसएसबी क्या है, सब्जेक्टिव थिंग है, तो उसको आप तैयारी करके भी ये नहीं बता सकते कि मैं सिलेक्ट ही हो जाऊंगा। यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी करोगे रिटर्न की, तो इसमें मार्क्स ले आओगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ इसमें। तो यही है। बट मैं ये नहीं कहूंगा यार अपॉर्चुनिटी कभी खोनी नहीं चाहिए, देखे आओ, एक्सपीरियंस होता है। बट पढ़ाई भी कर उसकी आपको लग रहा हो कि 5 दिन आपके वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है या मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, तो वो आप कवर कर लेना उसको। अगर आप बिल्कुल ही श्योर हो कि नहीं करना है तो सीएपीएफ पे फोकस करना है तो कर सकते हो, अगर आपका मन बिल्कुल ही उठ चुका है उस चीज से। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ अमित, अमर। Sir, can you please take us through your training journey post recommendation by UPSC? So how was the journey like, and the training period, how tough was the training period, and what was your first posting after that training period, and are you enjoying the life now? मेरा कैसा था कि I was more than happy when I got selected, बट मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी, सबको पता भी है, क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था 3 या 4 महीने बाद सिलेक्ट होने के बाद। ठीक है, बहुत खुश था मैं, क्योंकि मेरा यही एम था सीए पे, तो हमारे घर वाले भी खुश थे काफी। जो स्टॉक पे भी मुझे बुला लिया था वहां पे, मराठी जो स्टॉक पे, तो खुश काफी थे। बट फादर का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मेरी 2 साल की लाइफ जो है वो काफी अलग तरीके से गई है। तो वो ऐसा नहीं कि एंजॉयबल थी, नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेस था। फादर की 1 साल तक वो लगभग बेड पे ही थे ना, वो अनकॉन्शियस। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में था, तो वो जो है उनकी डेथ हो गई। मेरी हाफ ट्रेनिंग हुई थी, तो उसके बाद मुझे जाना पड़ा था, तो मेरी कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ थी। फिर भी पर ट्रेनिंग मेरे लिए क्योंकि इजी था, मैं एनसीसी में भी था पहले, तो ट्रेनिंग में पहले ही कर, आधी ट्रेनिंग तो बेसिक मतलब मेरे को पता ही था सब कुछ, तो मुझे वहां पे कुछ टफ नहीं लग रहा था। बट ये है कि ट्रेनिंग में आदमी टूट जाता है, क्योंकि होम सिकनेस जो होती है वो बिल्कुल आती है वहां पे 1 या 2 महीने बाद, क्योंकि ट्रेनिंग में आप हमारे दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, हमारी चॉइसेस कुछ नहीं होती है, सारा उनके कहने पे ही करना पड़ता है, उनके ऑर्डर्स पे ही करना पड़ता है। हमें फॉलिंग होना, खाना, टॉयलेट से ले जाना, सब कुछ पूछ के ही करना पड़ता है। तो एक प्रिजनर की तरह लाइफ हो जाती है, तो वो हमें अनएक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि हम इस ऐसे एटमॉस्फेयर में से वहां पे जाते हैं कि हमारे घर पे तो हम बिल्कुल ही राजा की तरह रहते हैं, या पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल ही मतलब अच्छी लाइफ जीते रहते हैं। ठीक है, कि लाइब्रेरी में 9 बजे चले गए, 6 बजे चले गए, सोना है तो सोना है, मूवीज देखने तो देखने हैं। तो उस तरीके से लाइफ में से सीधा हम इस तरीके की लाइफ में जाते हैं ना, थोड़े चैलेंजेस आते हैं, बट 6 मंथ्स के बाद थोड़ा सा एंजॉय करने लग जाते हैं। बट स्टिल ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग, तो टफ ही होती है। बट उसके बाद जब बाहर आते हो तो पता चलता है कि अपनी कैपेसिटीज क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इतना फिट भी हो सकता हूँ, और इतना मतलब मेंटली भी मैं फिट हो सकता हूँ, ये सब हमें बाद में मिल जाता है। तो मैंने फिर बाद में घातक भी किया था, विलिंगनेस भी दी थी, विलिंगनेस विड्रॉ भी कर ली थी, फिर मेरा नाम भी आ गया, फिर मैंने किया था। तो घातक वाज ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस, उसको मैं कभी एक सेशन में बताऊंगा अच्छे से। तो वो मेरे लिए घातक सबसे स्पेशल रहा है, क्योंकि व्हाट वाज योर बिगेस्ट फियर दैट यू क्लियर्ड पोस्ट ट्रेनिंग? सर, जो ऐसा कुछ फियर था आपके अंदर जो ट्रेनिंग के बाद पूरा खत्म हो गया सर, आप अपने अंदर पर्सनल कॉन्शियस को लेकर? बेसिक ट्रेनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। बेसिक ट्रेनिंग मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी तरीके से निकाल लूंगा, क्योंकि मैं फिजिकली फिट था।
तो मुझे पता था मैं फिजिकली फिट हूँ तो मैं निकालूंगा। घातक से रह के मेरे इसमें फियर था लीडो जंप से, क्योंकि मैंने पानी में कभी जंप किया ही नहीं था, कभी मैंने 5 मीटर से भी जंप नहीं किया था। तो वहां पे करा दिया 55 फीट से, और फर्स्ट टाइम कर दिया, और जब आया बाहर तो मुझे लगा यार ये तो कुछ भी नहीं था, और जितना फियर था मतलब इंटेंस फियर था। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख देख के 50 लोगों से वो पूछ चुका था ट्रेनिंग जाने से पहले कि कैसा होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं होता है। जब फियर होता है तो आदमी कहीं ना कहीं पूछता ही है, वो था। तो वो एक फियर था। बाकी जो भी फियर थे वो घातक के रिगार्डिंग ही थे, क्योंकि वो कोर्स ही वैसा है, उसका हॉरर ही है। यूट्यूब पे इतना देख लेते हम, और एक्चुअली वो हॉरर ही है। वहां पे भी जाते तो हॉरर ही होता है, क्योंकि वैसा ही माहौल है वहां पे। अभी निकल के आया हो तो कुछ नहीं लगता, बट वहां पे 35 दिन निकालने मतलब 6 महीने जैसे लगते हैं, और बिल्कुल ही 3rd डिग्री टाइप जैसा ही टॉर्चर फील होता है हमें वहां पे। सर जो आपने जो बताया था सर, आपके जो गुरु हैं मिश्रा सर वो अभी भी यहाँ दिल्ली में मतलब पढ़ाते हैं? अगर हम कोई जाना चाहे सर से वहां से गाइडेंस या उनके अंडर कुछ, मतलब जैसे आपने बोला आपने। हाँ जी, नहीं वो सर्विंग ही है। अच्छा सर्विंग। हाँ वो उनको 5 साल की सर्विंग हो गई है शायद उनकी, 4 साल की, 4 या 5। वो भी अभी इसमें ही है, CRPF में है सर। कोचिंग नहीं लेते थे तब, बस 2 या 3 महीने के लिए ऐसे फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम ऐसे कर लेते थे, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी तो पता। हाँ very very good evening sir. Sir, Madhav this side, sir. I guess I have joined late because of my office hours, sir. It's quite different. So, and second, sir, I got your message. I just saw that message and I just joined just couple of minutes, and I guess I have missed major things. Sir, sir, can you please go through me to that, you know, how to prepare that for 23, because it's going to be my last attempt. What means ask specifically, na? Where you are having a doubt? Sir, currently, sir, in polity and how to focus on history, sir. Polity, you can follow Lakshmikant and 11th NCRT and solve as many questions as you can. Okay, so that is the solution, because polity is a tricky subject. अगर आप 10 दिन पढ़ लोगे और उसके बाद आपको उसके 20 दिन बाद पूछूंगा मैं, तो आप लगभग 70% भूल चुके होगे और आपको क्वेश्चन दे दिए। अगर 10 दिन रिवीजन दे दिए और उसके बाद तुरंत पेपर दे दिया जाए ना, तो भी आप बहुत सारे आपको पता होंगे पर वहां पे मिस्टेक करोगे। तो इट्स अ ट्रिकी सब्जेक्ट. I always used to revise it one day before exam. So that type of, because I got exposed in 2017, so I didn't do that mistake in 2018. So पॉलिटी को रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, है ना। मैंने बुक पे डाल भी दिया था कि राम की सीता कौन है, वो ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल दिया था, क्योंकि वो ऐसा ही होता था कि सब कुछ पढ़ लो, समझ में भी आ जाता है, और बाद में देखो तो कोई आंसर क्वेश्चन पूछता है तो फिर से बुक खोलना पड़ता है या डाउट आ जाता है। इस तरीके से है वो सर। तो उसको सर लेट मी क्लियर हिज हिस्ट्री डाउट्स। तो हिस्ट्री के लिए मैंने ना एक वीडियो 2020 में बना दिया था हिस्ट्री स्ट्रेटेजी के लिए, यूट्यूब के हमारे चैनल पे देख लो आप, CFFSC मेंटर्स पे। उसमें मैंने डिटेल में पूरा बता दिया था, ठीक है। तो उसको आप देख लो, और अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लो हिस्ट्री के बारे में। राइट सर। सर अगर एक चीज मेरे दिमाग में डाउट है सर, क्या मैं सिर्फ खाली मॉडर्न हिस्ट्री में फोकस करूं अपार्ट फ्रॉम एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री? इज इट राइट थिंग और यू नो? मैंने अभी थोड़ा 15 मिनट पहले बताया था कि आप किसी सब्जेक्ट को कम ज्यादा मत करो। वैसे हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी सेम दो, इवन मैथ्स, एनवायरनमेंट, करंट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर, इस साल एंशिएंट हिस्ट्री का नंबर था तो नेक्स्ट ईयर कौन से सब्जेक्ट का वैसे नंबर लग जाए कि आपको उसमें से काफी कम मार्क्स मिले। तो इसलिए बाकी ऐसे रखो कि समझ के चलो कि एक आध सब्जेक्ट आपका डिजास्टर होने वाला है वहां पे, तो बाकी सब्जेक्ट्स उसको कवर करें और आप कहीं ना 150 के आसपास मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है। थैंक यू सर। सर टेलीग्राम कैसे कर सकते हैं सर? क्या अगर आपसे सर टेलीग्राम पे जैसे आप कह रहे हो कांटेक्ट कर लो, तो ग्रुप में वैसे सेंड नहीं कर सकते? चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आईडी दी है वहां पे, वहां से आप कर लो, ठीक है। सर एक सर हाँ
बोलो बोलो। सर कह रहा सर था नील ये जो पीडीएफ बैच का सर इसमें जो सिलेबस मेंशन्ड है, सर आवाज आ रही है? आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। सर मैं कह रहा था सर जो पराक्रम बैच का जो पीडीएफ है उसमें जो सिलेबस मेंशन्ड है हमारा, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी टॉपिक्स है वो क्या सफिशिएंट है कि इसके अलावा और भी टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इनफ है। उनको किस तरीके से पढ़ते हो वो एक मेजर टॉपिक्स है, उसको किस तरीके से आप कवर करते हो बुक्स में से या प्रीवियस क्वेश्चंस में से, उस पर डिपेंड रहता है। ठीक है सर, उसके बगल में जो सोर्स है ये सर तो मतलब सारे क्वेश्चंस मतलब या इसके अंदर ही आएंगे सब सारे? हाँ, टेस्ट सीरीज में तो इसके अंदर से ही आएंगे। हम ऐसे कैसे करें कि आपको अलग सोर्स दे दे और दूसरी जगह से क्वेश्चन पूछे, आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा उसमें कि क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं करेंगे, जो सोर्सेज दिए उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि लोग यार इसी सोर्सेज में 170 165 मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, तो गलती आपकी कहीं ना कहीं हो रही है रीडिंग में। सर तो 1 अक्टूबर से ये सिर्फ टेस्ट होंगी कि ये सब टॉपिक के ऊपर क्लासेस भी होंगी? नहीं, टॉपिक के ऊपर जो मेंशन किया उनके ऊपर ही क्लासेस होंगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया था कि ये दिस इज नॉट अ कोर्स। फॉर पेपर 2 यू कैन एज्यूम इट एज अ कोर्स, बिकॉज पेपर 2 को हम लगभग पूरा यहाँ पे ही करके दे रहे कि आपको बाहर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। क्लासेस भी ले लेंगे, उस पर सब कुछ कर लेंगे, बट पेपर 1 के लिए कोर्स नहीं है। कोर्स होता तो ऐसे 70 प्लस 120 प्लस सेशंस थोड़ी रखते वैसे उस पर काफी सारे। पर हम पिछले साल भी हमने प्रॉमिस नहीं किया था पेपर 2 के लिए वीडियोस का, पर पिछले साल हमने वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे ज्यादा हो आपके लिए, और कुछ डिमांड आ जाती है आपसे तो हम उसको भी हम एड्रेस करते हैं कि हाँ लोगों की ये डिमांड है, किसी ने बोल दिया कि ज्योग्राफी का ये पोर्शन है उस पर हम पढ़ा दो, काफी दिक्कत आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी बना दे। और इस बार हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा देने की। ठीक है, तो ये पेपर 1 के लिए सर जो 70 क्लासेस प्लस होंगी वो मतलब ये सेशंस होंगी या फिर मतलब क्लासेस कुछ टाइप के होंगे? ये वीडियोस डाल दिए जाएंगे, आपको जितनी बार देखने देखो। ठीक है, मैपिंग के ऊपर है, अभी हम बना ही रहे हैं वो। ठीक है, मैपिंग के ऊपर जैसा वीडियो बनाया है तो उसको आप n नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो, उसमें नोट्स बनाओ, नहीं तो आपको रिवाइज वहीं पे करना है तो वहीं पे रिवाइज कर लो। ठीक है सर, वीडियोस और लेक्चर्स यूट्यूब पे रहने वाले हैं क्या? नहीं, ऐप पे रहेंगे, यूट्यूब पे क्यों। हाँ, उसमें सेशन जैसे ये जूम मीट पे सेशन हो रहा है ना, वैसे मंथली सेशन होगा जो कि डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम पर्सनली, क्योंकि काफी सारे छोटे छोटे भी डाउट्स होते हैं वो हमें पता नहीं चलते, कोई दूसरा बता देता है, तो वहां से पढ़ाई जो है स्पीड अप हो जाती है और अच्छे डायरेक्शन में हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे सर सर पेपर 2 के लिए रेगुलर कैसे करें सर? कहाँ से? पेपर 2 के लिए? जी सर, पेपर 2 के लिए रेगुलर राइटिंग बोल रहे हो आप? हाँ सर। रेगुलर राइटिंग डेली कर पाओगे तो इट्स अ बिग थिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि राइटिंग बहुत बोरिंग थिंग होती है। बट कर रहे हो तो अच्छी बात है। पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही सॉल्व कर डालो, प्रीवियस 8 या 9 साल के अच्छे से, और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आते ही है उस पर लिख डालो। देखो टॉपिक्स क्या ही आ रहे हैं यार, देखो यूपीएससी भी इतना नहीं है कि डिफिकल्ट पूछ लेता है क्या, हाउ टू प्रिवेंट अ वॉर, ये टॉपिक है, ये तो आप भी मतलब कहीं ना कहीं से उड़ा, जो आप ऐसा मत बनाओ जो न्यूज में आ रहा है उसको ही लिख डालो एक टॉपिक बना के। वैसे हम वीकली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा में, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, अभी अक्टूबर से शुरू करेंगे। बट आपको डेली लिखना है तो डेली आपको फिर वैसे ही करंट अफेयर्स पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देख लो और उसके हिसाब से एक टॉपिक पिक कर लिया करो अपने आप के लिए। ठीक है सर मेरा एक डाउट था वो कट ऑफ लेके कि अभी जैसे कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि 170 175 ऐसे भी मार्क्स लाते हैं, और मैं बहुत कोशिश भी अपने तरफ से कर रहा था। पिछले साल आपका जो टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर अराउंड 135 140 और मैंने पूरा सिलेबस कवर करने के बावजूद भी उतना ही आ रहा था, और मैं जितना भी पुश कर रहा हूँ ना मेरा वो स्कोर उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है सर। एक मतलब फंस चुका हूँ मैं। तो वो देखो ना कि एनालिसिस करो कि 135 आए तो कुछ रॉन्ग हुए, तो रॉन्ग कौन से सब्जेक्ट के हुए, कौन से सेक्शन में से हुए,
तो वो मैंने पिछले सेशन में बताया ना कि एनालिसिस करो अपना कि सर उसमें से मेरे को एक ही चीज कंसर्न कर रहा है कि शायद मैं डेप्थ में कहीं पे लैग कर रहा हूँ, और ये हर एक सब्जेक्ट में हो रहा है। और ना अंदर से मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हर एक सब्जेक्ट को मैं जैसे कि सीडीएस लेवल से चालू किया था और फिर मैं सीएपीएफ लेवल में गया, अभी लगता है कि मेरे को हर एक सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ही वैसा ही है, हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सेम, मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने सीडीएस से शुरू किया था, तो सीडीएस में इतनी जीके की पतली बुक पढ़ ली थी मैंने सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। मेरा जो नॉलेज था वो काफी शालो था, तो बाद में मुझे सब ये और इसीलिए मेरा जो है ना 3rd अटेम्प्ट तक निकल गया था। नहीं तो ये एग्जाम अच्छे डायरेक्शन में और अच्छे बुक्स पहले ही पता चल जाते कि ये वाले बुक्स फॉलो करने, तो मैं 2016 में भी क्रैक कर लेता, क्योंकि 109 मार्क्स तब भी आ गए थे, बस मेरे को 20 मार्क्स बढ़ाने थे। तो यही प्रॉब्लम होता है सीडीएस वालों के साथ कि वो जीके के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता उनका, और सीएपीएफ का जीके जो है कहीं ना कहीं 1 या 2 से वो इन डेप्थ होते हैं, उसके लिए पढ़ाई अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको सोर्सेस फॉलो करो अच्छे से, और पढ़ाई सीएपीएफ के या यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के बाद किया करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए सॉल्व किया करो। थैंक यू सर। और सर ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक्स का अभी तक तो काफी कम ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, तो सर इकोनॉमिक सर्वे क्या हम लोग को एक एजेंडा में रखना पड़ेगा इस साल? हाँ पढ़ो, अरे पढ़ना चाहिए यार, हर साल पढ़ना चाहिए। उसमें आपको इकोनॉमी की हालत पता हो जाती है, और कुछ जो है जेन्युइन गवर्नमेंट ऑफिशियल फैक्ट्स मिल जाते हैं उसमें से, कुछ स्टेटमेंट मिल जाते हैं उसमें से जो आप पेपर 2 में कोट कर सकते हो। और क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सोचो मत आया नहीं है, पहले आया है इसमें, ठीक है। 2017 में भी आया था, शायद नहीं, रेलवे बजट पे आया, बजट पे आते थे तब। इकोनॉमिक सर्वे पे भी आ सकता है, आया भी होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा मत करो, ये काफी पॉपुलर है, उसको पढ़ के जाओ, छोटा भी नहीं होता है वैसे वो, बस छोड़ो मत उसको, क्योंकि 1 साल यार, 1 साल बहुत टाइम है मेरे हिसाब से। क्योंकि तुम लोग जितना एक्सेस है तुम लोगों को, गाइडेंस हो गया या कंटेंट हो गया, यूट्यूब, तरह तरह के एप्स, तो काफी मतलब बस आपको सॉर्ट करना है। हमारे टाइम पे मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबा आजम के जमाने में मैं पढ़ता था, बट सीएपीएफ के लिए उस टाइम पे इतना गाइडेंस नहीं था 2017 से पहले। सीएससी के लिए काफी सारे कंटेंट मिल जाते थे, बस सीएपीएफ के लिए ऐसा कोई गाइडेंस मिलता नहीं था। तुम लोगों को मिल रहा है, काफी अच्छा है, तो उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। सर आपने सर जो आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में थे, तो सर आपने मतलब जब ग्रेजुएशन कर ली थी सर आपने, तो उसके बाद सर आपने सिर्फ प्रिपरेशन ही करी थी या कुछ ऐसा बैकअप भी था आपका? मतलब बैकअप के बारे में क्या कहना है सर? मैं बैकअप के बारे में जाना, अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो ह्यूमैनिटी से ग्रेजुएट है, तो वो चाहता है कि वो इसी में प्रिपेयर करे, तो वो बैकअप होना जरूरी है सर? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, इससे रिलेटेड। तो होना जरूरी है यार, मैंने तो बिल्कुल नहीं रखा था। मैं तो मतलब फाइनल ईयर में था, तभी मैं कॉलेज भी नहीं जाता था। मैं सोचता था फेल तो फेल हो जाऊंगा, चलेगा, अगले 2 साल तक मैं सब्जेक्ट निकालूंगा, प्रिपेयर भी करूंगा। तो ये वाला मेरा अप्रोच था, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैकअप हर चीज का लेके चलना चाहिए आदमी ने, प्लान A B C सब लगने चाहिए, सब कैलकुलेशंस करने चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही फोकस करना है, वो भी हो सकता है। आप अपने जो डेली आवर्स है पढ़ाई के, वो बढ़ा दो। आप ये मत सोचो, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि फोकस नहीं होगा, फोकस जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। पढ़ाई ज्यादा करो और बैकअप लेके चलो कुछ ना कुछ। सर टेस्ट सीरीज कब से चालू होने वाली है? 1 अक्टूबर से। ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद पढ़ाई के लिए मौका मिल पाता है सर, अगर आप सीएससी की तैयारी करें उसके बाद तो? और पहले 2 साल तक तो नहीं मिलता बिल्कुल भी, उसके बाद डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे। अगर बॉर्डर्स में होंगे तो बिल्कुल पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, अगर शहरों में कहीं ना कहीं होंगे तो टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर पहले 2 या 2.5 साल तक मुश्किल है। बट अभी देखो आईटीबीपी में से भी 2 लोग सीएससी क्लियर कर गए, कुछ लोग बाहर भी कहीं चले गए, आईआईएम में चले गए, तो 4-5 साल बाद गए। कुछ सीआरपीएफ में से भी लोग कहीं और सिलेक्ट हो रहे हैं। पढ़ाई के लिए टाइम तो अब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, डेडिकेशन काफी चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा आने लगता है तो उसके बाद आदमी थोड़ा अलग भी हो जाता है, ठीक है। तो वो सब फैक्टर्स मैटर करते हैं, इंडिविजुअल पे मैटर करता है। सर वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का प्रोविजन होता है क्या, जैसे सिविल डिपार्टमेंट में होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स होती है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की लीव्स होती है, पर देने वाले चाहिए।
देने वाले पे होता है, देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, लीव्स का अपने आप में नहीं होता कि मांग मिल ही जाएगी। सर जैसे सर सर, आपने एनसीसी करी है, सी सर्टिफिकेट होगा सर, तो सर उसका कहीं जो है कुछ फायदा आपको लगा कहीं इंटरव्यू में आपको, मतलब आपकी पूरी जर्नी मेडल सिलेक्शन तक या कहीं कहीं भी आपको अभी तक जहां पर आप हो तो कहीं ऐसा लगा कि हाँ फायदा तो होता है यार, चाहे वो आपके एग्जाम के मार्क्स में फायदा हो या पर्सनल लाइफ में, जैसे आप बॉर्डर ट्रेनिंग, तो कहीं फायदा लगा यार होता है सर ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ है तो? पहला क्या बताया था आपने, किस चीज का फायदा? एनसीसी का एनसीसी अगर आप होता है इंटरव्यू में बोलते हैं, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है वो कैसे यूटिलाइज करता है, क्योंकि उसपे ऐसा नहीं कि एनसीसी की है मतलब कि मार्क्स मिले जाएंगे, उसपे वो चेक करेंगे कि एनसीसी में क्या किया है। ठीक है, या वैसे एनसीसी ने इसकी पर्सनैलिटी वैसे बनाई है या नहीं बनाई है, अगर आप प्रिपेयर ही नहीं होके जाओगे तो वो क्यों मार्क्स देंगे वहां पे। ठीक है, एज होता है बोलते हैं, पर अभी ये बोल नहीं सकते ना कि मार्क्स मिले नहीं मिले, तो स्कोर्स तो काफी वेरी करते रहते हैं। बट डेफिनेटली एक एड ऑन होता है ना आपके टैप में दिखाने के लिए, कि कोई अगर डालता है कि मैं स्टेट लेवल का क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो वो एड ऑन होता है ना, इसने कुछ तो अचीव किया है, कहीं ना कहीं कुछ किया है। वैसे एनसीसी की है तो कुछ एक्स्ट्रा किया है डिफेंस के लिए, तो मान के चलते थोड़ा बहुत फेवर मिल सकता है एक हाथ मेंबर से। ठीक है सर, सर मराठीत बोललं चालेल का? बोल मी हिंदीत आन्सर देतो. सर माझं म्हणणं असं आहे की मला आता ग्रॅज्युएशन झालं, माझा हा तिसरा अटेम्प्ट होता, पण या तिसऱ्या अटेम्प्ट साठी मी माझी ऍडमिशन कॅन्सल केली सर. MA ची नॅशनल सिक्युरिटी स्टडीजला होती माझी ऍडमिशन. तर ते वर्थ इट आहे का? म्हणजे आता मी परत ऍडमिशन नाही घेऊ शकत, तर पुढच्या वर्षी घ्यावं लागेल. तर तिसऱ्या अटेम्प्टला आता माझं पास नाही झालो, म्हणजे मी निघालो नाही, पण ते मला असं वाईट वाटत आहे सर. असं म्हणजे खूप निगेटिव्हिटी आली आहे आणि 3 दिवसापासून ज्यापासून रिझल्ट लागलाय 2022चा, तोपासून मी थोडा डिप्रेशन मध्ये गेलेलो आहे सर. भरपूर असं इनसिक्युरिटी वाटत आहे. एक मिनिट. हाँ नीलेश हाँ सर, एक काम करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, हम पर्सनल बात कर लेंगे इस पे कॉल पे. ठीक है कल सर. टेलिग्रामवर कुठे करायचं, म्हणजे तुमचा नंबर वगैरे असेल तर? टेलिग्राम सीएपीपी सिमेंटस चॅनल माहिती आहे तर? हो माहिती आहे. हाँ तिथे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मेरी आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ऊपर चैनल पे. ठीक है ठीक है पर्सनल बात. हाँ किसी का अभी सर कॉल करायचा, 5 मिनट तक और चलाएंगे क्योंकि मुझे जाना है, गाड़ी भी आ गई है. तो किसी का प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो? किसी का है अभी? हाँ सर प्रिपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया है, बट मैं ऑलमोस्ट 15 kg ओवरवेट हूँ. तो सर उसके रिगार्डिंग मुझे एक तो जानना था कि रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता है और फिर भी मतलब मान लो नहीं मिला और रीमेडिकल में डाल दिया, तो उसके लिए फिर कितना टाइम मिलेगा? रीमेडिकल के लिए अभी टाइम तो काफी कम मिलता है, वो तुरंत रिव्यू करते हैं. तो रिलैक्सेशन देखो, हम ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है कि रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा, डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. कोई 8 kg भी छोड़ देता है, कोई 5 kg भी छोड़ देता है. हमने 2017 में ऐसा देखा था कि 100 ग्राम के लिए भी रीमेडिकल दे दिया था. ठीक है, तो ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं, तो कम्प्लीटली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है. पर मेजोरिटी ऑफ केसेस में वेट के लिए छोड़ देते हैं. बट ये 15 मतलब उसको कम करो, पर एटलीस्ट 7-8 लेके आओ, या एटलीस्ट कुछ बार्गेन कर पाओ. अगर ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा कम कर सकते हो कर डालो अपने हिसाब से. ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू सर. अभी डाउट्स नहीं होंगे तो हम बाद में बातें करते रहेंगे सेशन में. ठीक है, आज टाइम फिर भी मिल गया, रात को आए, इस टाइम पे टाइम मिल जाता है. पर पढ़ाई अच्छे से करो, कॉन्फिडेंट होके करो, एटीट्यूड रखो उस एग्जाम को निकालने का या किसी भी चीज का. एटीट्यूड नहीं रखोगे तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, अपने डिसीजन होते हैं, अपने पैसे होते हैं,
अपने मदर फादर की जो है बहुत सारे होप्स होते हैं, उसको ध्यान में रखा करो कुछ भी टाइम पास करने से पहले। ठीक है, टाइम बहुत क्रूशियल है। 10 महीने देखो, एग्जाम हो के 2 महीने लगभग कितना 40 डेज हो गया, 40-45 डेज हो गए, तो ऐसे ही टाइम जल्दी जल्दी निकलते जाएगा। तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उसको अचीव करते हुए जाओ, बैटल्स विन करते हुए जाओ। और फाइनल वॉर होगा आपका 7 अगस्त को, नेक्स्ट ईयर है 8 अगस्त को, तो उस दिन आपको देना है। तो टाइम काफी इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई करो। मैं यही बताता हूँ सबको कि आप टाइम दो, 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा दो। कभी ऐसा भी होगा कि एक आध दिन आपका फेल हो जाएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, तो इट्स ओके, आप बाद में कवर कर लेना, पर करते रहो। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करो। सर पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स का कौन सा सोर्स यूज करना है? द हिंदू करो और योजना करो सर। सोर्स करंट अफेयर्स। मुझे ये बताओ कि कितने क्वेश्चन ऐसे सीधे करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं? कोई नहीं आते सीधे। एक आध क्वेश्चन आ जाता होगा आर्गुमेंट राइटिंग में या रिपोर्ट राइटिंग में आ जाता है, रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर कवर कर देता है। ठीक है Sir, if someone is having minor tinnitus, then he will get remedical or not? I didn't get it. क्या था वो? Sir, if someone is having minor tinnitus, then he will get remedical or not? Minor tinnitus मुझे पता नहीं है क्या होता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप भेजो मुझे, इसके बारे में मैं रिसर्च करके थोड़ा बताऊंगा या पूछ के बता दूंगा मैं डॉक्टर से। ठीक है, प्रथम का ही था ना ये सवाल? जी सर। हाँ, प्रथम टेलीग्राम पे भेजो, क्योंकि मेडिकल में मुझे भी इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है जो ऊपर, और वहां पे इतना चेक भी नहीं होता है वैसे। बट आप मुझे टेलीग्राम पे भेजो, मतलब मुझे एक्चुअल में पता चले कि क्या है, तो मैं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ प्रथम, वेलकम। तो मेरे हिसाब से एंड करते हैं यहाँ पे सेशन, और भी ले लेंगे हम 10-15 दिन बाद एक आध सेशन। तब तक पढ़ते रहो और टाइम वेस्ट मत करो, खुश रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।